टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो उमा एक्सपोर्ट्स आईपीओ की क्या लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी होगी उसको हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर इसकी डेट की बात करें तो कल के दिन ये लिस्ट होने वाली है। तो जिनको भी रिफ़ंड आना होगा, जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली उनको रिफ़ंड आ चुके होंगे, और जिनके भी अकाउंट में शेयर्स आने वाले हैं वो अगर अभी तक नहीं भी आए हैं तो आप चिंता मत करिएगा, सुबह में 8 बजे तक आपके अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि डीमैट में शेयर आते नहीं है शाम तक में। नेक्स्ट डे जिस दिन लिस्ट होने वाली होती है उसी दिन सुबह सुबह 8 बजे आपके अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसकी तो आप टेंशन लीजिएगा मत। अब हम देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन का रिस्पांस कैसा रहा था। तो सबसे ज़्यादा जो रिस्पांस था वो था रिटेल कैटेगरी में, जो कि था 10 टाइम्स, एंड बाकी सब जगह में एक एवरेज, बिलो एवरेज या एवरेज रिस्पांस इसको हम बोलेंगे, 2 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हुआ था QIB एंड NII कोटा की तरफ से, जिसको हम बहुत अट्रैक्टिव रिस्पांस नहीं कहेंगे। और मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था कि मैं इसमें अप्लाई नहीं कर रही हूँ कि काफ़ी सारे फैक्टर्स है। एक तो कंपनी फंडामेंटली थोड़ी वीक है, साथ ही QIB का रिस्पांस अच्छा नहीं था। इसको देखते हुए कंपनी ने क्या किया कि QIB के लिए पहले 50% ऑफ अलॉटमेंट रिजर्व करके रखा था, वो घटा के डायरेक्ट 2% कर दिया। तो बड़े इंस्टीट्यूशंस की तरफ से ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया नहीं, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है टू अप्लाई। तो इसी के लिए, इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस IPO में अप्लाई नहीं किया था, और मैंने अपने फाइनल रिव्यू में, फाइनल डिसीजन में आपको बताया था कि मैं इसमें अप्लाई नहीं कर रही हूँ। ओके, बाकी अब बात करते हैं कि जिनको अलॉटमेंट मिली है। सबसे पहले तो रिव्यू के दिन ही मैंने बता दिया था कि लॉन्ग टर्म के लिए तो ये अच्छी है ही नहीं। तो लॉन्ग टर्म में तो इसको भूल ही जाइए। अगर आपको अलॉटमेंट लगी है तो लॉन्ग टर्म में इसको आपको होल्ड करके रखना है, ये वाला थॉट अपने दिमाग से निकाल लीजिए। मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसके भले ही पिछले 2 साल के फंडामेंटल्स आपको बहुत अच्छे दिख रहे होंगे, पर वो थोड़े क्वेश्चंस रेज करते हैं कि ये सस्टेनेबल है या नहीं। साथ ही ये कंपनी बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट में काम करती है। इसका पूरा डिटेल रिव्यू मैंने इसमें डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हो अगर आप चाहते हो इसके फंडामेंटल एनालिसिस को देखना तो। साथ ही इसकी जो लिस्टेड पीयर है जिसका नाम है सकूमा, सकूमा को अगर आप देखोगे वो 36 रुपीज़ की थी पहले 2019 में, आज की डेट पे वो 12 रुपये के आसपास है। 1/3 इसका प्राइस जा चुका है। और जबकि ये भी अच्छा ही परफॉर्म करी थी। जिस तरीके से उमा एक्सपोर्ट के फंडामेंटल्स हैं उसी तरीके के फंडामेंटल्स सकूमा के भी थे। तो अगर आप उस हिस्ट्री से आपको अगर समझना है कि दूसरे के साथ क्या हुआ, उसको एज अ लेसन अगर आप लेके चलते हो तो आपको समझ आएगा कि लॉन्ग टर्म में ये भी इस हाई चांसेस है कि ये भी आपके पैसे को 1/3 कर सकता है। तो हम अगर कंपेयर करें तो ऐसा कहानी रिपीट होने के हाई चांसेस है, क्योंकि ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, और एकदम हर वक्त इतना अच्छा फंडामेंटल मेंटेन करना ऐसी कंपनीज़ के लिए मुश्किल हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं कि लिस्टिंग डे में क्या करना है। तो देखो यहाँ पे हम लॉजिक के साथ प्ले करेंगे। यहाँ आपको क्या दिखा, रिटेल कैटेगरी में 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुई थी। इसका क्या मतलब होता है कि रिटेलर को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्यों इंटरेस्ट है? क्योंकि प्राइस इसकी बहुत सस्ती है। रिटेल कैटेगरी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोग ये नहीं समझते हैं कि वैल्यूएशन क्या है क्या नहीं है। वो देखते हैं अरे 68 रुपीज़ का स्टॉक है, 100 रुपीज़ जाएगा तो मेरे तो एकदम मतलब मैं तो पूरा मल्टी बैगर रिटर्न्स मुझे मिलेगा। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो इसी फैक्टर को सिर्फ ध्यान में रखते हुए अप्लाई कर लेते हैं। तो कल के दिन क्या होगा, ये 10 में से, हर 10 में से 1 जन को ही मिला है, 9 जन को नहीं मिला है, पर क्योंकि उन्होंने इसमें अप्लाई किया है, इसका मतलब है कि उनको इस IPO में इंटरेस्ट था। तो हाई चांसेस है कि कल के दिन ये जो 9 लोग थे जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली, वो कल आएंगे लौट के इसको ख़रीदने के लिए। क्योंकि जो लोग फंडामेंटली, जिन्होंने फंडामेंटल्स देखे होंगे उन्होंने अप्लाई नहीं किया, पर जिन्होंने अप्लाई किया है वो बेसिकली वो इसी रीज़न से वो अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये 60-70 रुपये की तो शेयर है यार, क्या ही हो जाएगा, अगर 80 रुपये भी चला गया तो हमारी तो लॉटरी है। तो ये सोच के वो अप्लाई कर रहे थे, राइट। तो उसी तरीके से जो 9 लोग जिनको नहीं मिला वो कल के दिन वापस आ सकते हैं इस IPO के शेयर्स को लिस्टिंग होने के बाद ख़रीदने के लिए। ओके, सेकेंड पॉइंट, ये T2T सेगमेंट में लिस्ट होने वाली है। T2T सेगमेंट मतलब ये होता है कि इंट्राडे आप कर ही नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि कोई भी लोग शॉर्ट पोजीशन तो क्रिएट कर ही नहीं पाएंगे। मतलब कोई भी ऐसा, जो भी कल नया इन्वेस्टर, आप जिनको अलॉटमेंट लगी है उनको भूल जाओ, जिनको नहीं लगी है वो इसलिए तो शेयर ये खरीदेगा ही नहीं क्योंकि उनको शॉर्ट सेल करना है, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता शॉर्ट, राइट। वो जो भी नए इन्वेस्टर्स आएंगे वो इसीलिए आएंगे क्योंकि उनको इसको डिलीवरी पे लेके जाना है। T2T सेगमेंट मतलब ये है कि कल के दिन जो भी नए इन्वेस्टर्स खरीदेंगे
वो इंट्राडे इसमें नहीं कर पाएंगे, तो वो अगर वो कल के दिन खरीदते हैं तो उनको 2 दिन के बाद ही वो शेयर्स को बेच पाएंगे। तो जो भी खरीदने वाले हैं वो डिलीवरी बेसिस पे इसको कंटिन्यू करेंगे, तो वो शॉर्ट सेल पोजीशन तो बना ही नहीं सकते। तो ये 2 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, एक तो रिटेल कैटेगरी के काफ़ी सारे लोग वापस कल लौट के आएंगे खरीदने के लिए। सेकेंड पॉइंट है कि T2T सेगमेंट की वजह से कोई शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर ही नहीं पाएगा। तो ये 2 चांसेस की वजह से बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से अपर सर्किट लग सकता है। तो अगर अपर सर्किट लगता है तो आपको सिंपली निकल जाना है, आपको सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी लेके इसमें से निकल जाना है, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली वीक है। ओके, इस बात को ध्यान में रखिए। हाँ, अपर सर्किट की वजह से ही मैंने बोला था कि जिनको बहुत, अगर आपको रिस्क लेना ही है, ये भी मैंने फर्स्ट डे बताया था, लास्ट डे तो मैंने बोला था कि अवॉइड ही करो, लेकिन फिर भी अगर आपको 5% का सर्किट मिल रहा है, 5% के अपर सर्किट पे जाती है ये, तो आप एग्ज़िट कर जाइएगा, लालच मत कीजिएगा। क्योंकि जिस दिन यहाँ पे लोअर सर्किट का सिलसिला शुरू होगा, फिर ये 2-3 सेशन लगातार लोअर सर्किट मारेगी, तो फिर वहाँ पे आप फंस जाओगे। तो लालच मत कीजिएगा। मैं ये नहीं बोल रही कि 5% के सर्किट के बाद हो सकता है कि नेक्स्ट डे ही लोअर सर्किट हो, ऐसा नहीं है। हो सकता है 2-3 दिन अपर सर्किट कंटिन्यू भी हो जाए, पर वो रिस्क में रखना ही नहीं, क्योंकि कंपनी में ऐसा कुछ इतनी अच्छी कंपनी है नहीं कि आप इसमें पैसे लगा के आप चैन की नींद सोओगे। ऐसा नहीं, आपकी नींद ही उड़ जाएगी। अगर एक दिन अपर सर्किट लग गया, नेक्स्ट डे लोअर लग गया, तो आप ऐसी टेंशन में, तो वो टेंशन से पहले फर्स्ट डे ही आपको गेट रिड ऑफ हो जाना है, आपको हट जाना है उस टेंशन से। जो आपको लिस्टिंग गेन मिलती है वहाँ से एग्जिट हो जाइएगा। जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, जो ये सोच के इन्वेस्ट कर रहे हैं कि 60-70 रुपये की कंपनी है, बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं। सकूमा का आपको मैंने हिस्ट्री बता दिया, आप खुद भी जाके देख सकते हो कि सकूमा का क्या हालत हुआ है, और सकूमा इसी की लिस्टेड पीयर है। तो उस तरीके की हिस्ट्री रिपीट ना हो, आपके वेल्थ प्रोटेक्टेड रहें, इसीलिए अच्छे शेयर में लगाइएगा, तो आपके पैसे जल्दी भी बढ़ेंगे, रादर दैन कि आप इसमें नई एंट्री लो। ओके, अब आपको मैं इसका ग्रे मार्केट दिखा देती हूँ कि ग्रे मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग नहीं है, क्योंकि इशू साइज़ इतनी ज़्यादा छोटी है, 60 करोड़ की तो इशू साइज़ थी, उसके ऊपर से T2D सेगमेंट है, तो ग्रे मार्केट में तो कोई ट्रेडिंग हो नहीं रही है। तो फिर भी मुझे लगता है कि फ्लैट टू पॉजिटिव लिस्टिंग पॉसिबल है। ओके, नेगेटिव लिस्टिंग मुझे नहीं लगता है इसमें पॉसिबल है। अब ये नेगेटिव लिस्टिंग तभी पॉसिबल है अगर जिनको अलॉटमेंट लगी है वही अगर डिस्काउंट में बेच के निकलने को रेडी हैं प्री मार्केट में, तब ये नेगेटिव लिस्टिंग होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी, क्योंकि जो नए इन्वेस्टर है वो तो वैसे ही शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। तो ये एकदम आप सबके हाथ में ही है, जो जिनके भी अलॉटमेंट लगी है, आप ही के हाथ में है कि आपको इसको पॉजिटिव लिस्टिंग लेके जाना है या नेगेटिव लिस्टिंग लेके जाना है। ओके, मतलब इंस्टीट्यूशंस के भी हाथ में है, और जितने भी लोगों की अलॉटमेंट लगी है उन्हीं के हाथ में, क्योंकि T2D सेगमेंट की शेयर है, तो शॉर्ट सेलिंग इसमें पॉसिबल है नहीं। तो नए इन्वेस्टर आके तो इसमें शॉर्ट करेंगे नहीं कि आपका प्राइस इसमें नीचे जाएगा। जिनकी अलॉटमेंट लगी है, अगर वो प्री मार्केट जब खुलता है, IPO से पहले, IPO लिस्ट होने से पहले, उससे पहले जब प्री मार्केट में लोग अगर डिस्काउंट में बेचने को रेडी हो जाएंगे, तब फिर अलग बात है, तब डिस्काउंट लिस्टिंग पॉसिबल है। लेकिन फ्लैट टू पॉजिटिव मुझे लगता है एज़ पर द लॉजिक पॉसिबल है। जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्ट सेलिंग पॉसिबल नहीं है, प्लस डिमांड ज़्यादा थी रिटेल कैटेगरी में, तो कई लोग हैं जो फंडामेंटल्स को इग्नोर करके भी आते हैं 60-70 रुपये के शेयर को खरीदने के लिए, तो वहाँ से डिमांड आ सकता है। तो आपके लिए वो अच्छा है, आपको क्या है, आपके लिए तो अच्छा ही है कि डिमांड आ रहा है, तो आपके लिए निकलने के लिए ईजी हो जाएगा। ओके, तो जैसा भी आपको जो भी लिस्टिंग गेन मिलती है एकदम एग्जिट करिएगा, लालच मत कीजिएगा। भूल जाइए कि 10% जाता, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल के दिन आपने 5% में एग्जिट किया, परसों वो और 5% ऊपर गया, तो आप दुखी मना रहे हो कि अरे यार मैं एक दिन और वेट कर लेता। क्या पता कि एक दिन और वेट करने से 5% का आपका रिड्यूस भी हो जाता। तो वो सब रिस्क में, वो सब टेंशन में रहना ही नहीं है। ओके, क्योंकि कंपनी में ऐसा कुछ है नहीं कि आपको एकदम मतलब करोड़पति बनाएगी। अब लोअर सर्किट अगर बाई चांस मार देती है या फिर लॉस में लिस्ट होती है, अगर आप रिस्क टेकर हो तो ही आप इसको कंटिन्यू रखिएगा। मैं सेम डे एग्जिट हो जाती। 5% का अगर लॉस भी होता तो मैं एग्जिट हो जाती, 10% का भी लॉस होता तो भी मैं एग्जिट हो जाती। 15,000 का 10% कितना, 1500। सोच लेना कि बाहर डिनर पे चले गए, पैसे खर्चे हो गए, ऐसा सोच के एकदम एक सेम डे लॉस हो या गेन हो, जो भी है सेम डे इससे आपको पीछा जो है वो छुड़वा लेना है। ओके,
मतलब कुछ भी इतना अगर रिस्क टेकर हो तो ही आप वेट कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। क्योंकि देखो अगर एक दिन इसमें लोअर सर्किट लग गई विच मीन्स कि इन्वेस्टर्स में पैनिक आ जाएगा, फिर वो लगातार 2-3 सेशन लोअर सर्किट लगेगी। और अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी हो, रिस्क टेकर हो, तो ही आप लॉस में भी कंटिन्यू करिएगा, वेट करिएगा कि आपका एटलीस्ट ब्रेक इवन हो तो आप निकलोगे। और अगर आपको शांति चाहिए, चैन की नींद चाहिए, तो जो भी 5-10% के लॉस में एग्जिट हो जाइएगा, वो पैसे दूसरे स्टॉक से, अच्छे स्टॉक से रिकवर आपके हो जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड आपकी क्या स्ट्रैटेजी है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।